हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज अपन अपने इस चैनल पर एक नया टॉपिक ले रहे हैं। द्विविमा में तो आपने पढ़ा है, दो दिशाओं में जो आकृति बनती है उसका तो अपन ने अध्ययन किया एक्स एक्स और वाई एक्स पर। आज अपन तीन अक्षों पर बनने वाली जो आकृति होती है, जो हमें बोर्ड पर बनी हुई उभरी हुई नजर आती है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आपकी जो आरबीएससी की बुक है उसमें ये 16वां चैप्टर है। इस 16वें चैप्टर में शुरू से कर रहा हूं मैं इसे, शून्य से शुरू करूंगा ताकि आपके कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की सारी समस्याएं सोल्व हो जाएंगी इसमें। तो आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें और हर चीज़ को समझने का प्रयास करें, यहाँ तक कि अगर कोई स्टूडेंट अपने कंपटीशन तैयारी कर रहा है उसमें भी उसको बहुत हेल्प मिल जाएगी, इतना मुझे विश्वास है। तो देखिए, 16वां जो चैप्टर 10वीं के आरबीएससी कोर्स में है उसमें कुछ आकृतियों की चर्चा अपन करेंगे, जैसे घन, घनाभ, शंकु, बेलन और गोला। ये आकृतियां आपके काम में आएंगी। कक्षा 9 में आपने घन और घनाभ के बारे में इनके फार्मूले सब पढ़ चुके हो। 10वीं के अंदर ये 3-4 चीजें और आगे आएंगी, लेकिन इनका सूत्र याद करना ही सब कुछ नहीं होता है। एक आगे आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो कंपटीशन में हो या 10वीं की बोर्ड एग्जाम में हो, कोई भी फार्मूला कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता। जब तक हम उसकी आकृति को नहीं पहचानेंगे, जब तक हम उस आकृति के बारे में पूरी जानकारी नहीं लेंगे, तब तक अपन कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप विद्यार्थियों का यदि सहयोग रहा तो मैं हर चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, अपनी ये जो शुरुआत होगी वो अपन छोटी कक्षा से करते हैं। छोटी कक्षाओं में देखो, आपने कुछ आकृतियां आसानी से सूत्र के साथ पढ़ी हैं। देखिए वो क्या है, अगर उन फार्मूलों को यदि अपन थोड़ा सा याद रखें तो आगे आने वाले प्रश्नावली में जो फार्मूले होंगे उनको आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मैं दावा करता हूं आपसे। आपको मैं सूत्र बनाने का तरीका बताऊंगा कि आप उन सूत्रों को कैसे बनाएं, क्योंकि रटा हुआ जल्दी भूला जाता है, लेकिन समझा हुआ जिंदगी में कभी नहीं भूला जाता। इसलिए फार्मूले को मैं रटाऊंगा नहीं, कुछ चीजें फार्मूले में काम आने वाली अपन याद रखेंगे और बाकी चित्र के आधार पर उसका फार्मूला तैयार करेंगे। कैसे? कुछ चीजें देखो, मैं आपको यहां क्लियर कर दूं इस वीडियो में। छोटी कक्षा में आपने आयत और वर्ग पढ़ा है। तो आयत जो होता है वो ऐसा होता है कि उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं इसकी, जैसे ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। ये हमने एक नॉर्मल तरीके से पढ़ा है। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वर्ग कहलाता है। देखो, ये जो चौकोर निशान में लगाऊंगा ये 90 डिग्री को प्रदर्शित करता है। कई बार कुछ स्टूडेंट इतनी गलती कर जाते हैं कि इस वर्ग को वृत्त समझ जाते हैं। पढ़ने में भी वृत्त का प्रश्न आता है, दिमाग में वर्ग चलता हुआ रहता है, फार्मूला इसका लगा देते हैं। वर्ग का पूछा है, वृत्त बना देते हैं। तो एक तो इनके जो बोलने का उच्चारण है या ये जो होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वर्ग और वृत्त क्या होता है। वृत्त जो होता है, आपसे कई बार पूछा जाता है कि वृत्त क्या होता है, तो आप कहते हैं साहब वृत्त गोल होता है। तो गोल तो गेंद भी होती है, आप उसको वृत्त क्यों नहीं कहते? वृत्त में और गोले में अंतर है।
वृत्त गोल होने के साथ साथ चपटा होता है, जैसे चपाती, प्लेट, थाली, ये सारी चीजें गोल हैं लेकिन चपटी है। तो गोल होने के साथ साथ जो चपटा होता है वो वृत्त कहलाता है, और जो चारों तरफ से गोल होता है वो गोला होता है। तो देखो, गोले को प्रदर्शित करने के कई तरीके हैं, क्योंकि बोर्ड पर हम केवल 2 ही विमाएं दिखाते हैं। तीसरी विमा दिखाने के लिए हमें कुछ उसमें छायांकन करना होगा ताकि वो हमें उभरा हुआ दिखाई दे, तब हमें ये क्लियर होता है। तो देखिए, ये वृत्त दिखाई दे रहा है। यदि इसके मैं ऊपर और नीचे के किनारों पर हल्का सा ऐसे ये निशान कर दूं तो ये गोला नजर आएगा। दूसरा तरीका, ये वृत्त दिखाई दे रहा है, यदि मैं इसके अंदर ऐसे एक वृत्ताकार आकृति बीचों बीच बना दूं तो ये गोला दिखाई देगा। तो ये गोला हो गया, ये गोला हो गया। कई बार अगर जल्दीबाजी में आपको गोला बना करके दिखाना है तो आप इसके अंदर ऐसे, जैसे क्रिकेट की गेंद में ये निशान आता है, ऐसा आप कर देंगे तो हमें ये वृत्त गोले की तरह दिखाई देगा। तो ये तो बात होगी गोले और वृत्त की। अब वृत्त क्या होता है, गोला क्या होता है, फार्मूले क्या होते हैं, वो अपन बाद की चर्चा करेंगे। पहले चित्रों की आकृति की पहचान कर रहे हैं इसमें। इसके बाद में देखिए, ये छोटी छोटी चीजें आपने पढ़ी हैं, तो ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि आयत और वर्ग को प्रदर्शित करने के लिए हमें 2 अक्षों की आवश्यकता होती है, और ऐसे वाले अक्ष आपने ग्राफ में पढ़े, जहां दोनों लंबवत अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वो बिंदु इसका प्रतिच्छेद बिंदु यानी मूल बिंदु कहलाता है, जिसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओ से दाईं तरफ जो अक्ष दिखाई दे रहा है उसे अपन एक्स अक्ष कहते हैं, कैपिटल अक्ष से, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है ऊर्ध्वाधर जो अक्ष है वो वाई अक्ष कहलाता है। ये ऊर्ध्वाधर या लंबवत अक्ष जो होता है, दोनों अक्षों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये 2 अक्ष हो गए। ऐसे ही इन अक्षों को यदि आगे पीछे बढ़ा दिया जाता है, तो देखो आपने ग्राफ पढ़ा है 9th में, तो जो भी हमारे पास समतल होता है उस पूरे समतल को ये 2 लंबवत आकृतियां या 2 लंबवत रेखाएं एक दूसरे को यदि प्रतिच्छेद करें और आगे पीछे बढ़ाएं, बीच में वो एक दूसरे को काटे, तो पूरे समतल को वो 4 भागों में बांट देता है। ये चीजें आपने छोटी कक्षा में देखी हैं। अब ये जो मैंने 2 खड़ी लाइनें खींची हैं लंबवत, एक क्षैतिज रेखा है जो आडी लाइन है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा है जो लंबवत है, दोनों 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काट रही हैं। तो इस प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु, और इसके निर्देशांक 0, 0 होते हैं। अभी अपन 2 अक्ष की बात कर रहे हैं। मूल बिंदु से दाईं ओर चलते हैं, दाईं दिशा में, धनात्मक दिशा में, तो x अक्ष का मान धनात्मक होता है, और जब पीछे चलेंगे तो x अक्ष का मान ऋणात्मक होगा। ऐसे ही मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे तो y अक्ष का मान धनात्मक होगा, और नीचे आएंगे तो y अक्ष का मान ऋणात्मक होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि x अक्ष क्या होता है, क्षैतिज रेखा x अक्ष होती है जो बाएं से दाएं जाती है। मूल बिंदु से दाईं ओर x अक्ष का मान धनात्मक होता है, यानी x का मान धनात्मक मिलेगा और पीछे ऋणात्मक। ऐसे ही ऊर्ध्वाधर जो लंबवत रेखा होती है वो y अक्ष कहलाती है। मूल बिंदु से ऊपर की ओर y अक्ष का मान यानी y का मान धनात्मक होगा और नीचे की ओर ऋणात्मक होगा। इसको यदि अपन ग्राफ से समझें तो थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं कि एक बड़े खाने का मान 1 लिखें, तो प्रत्येक बड़े खाने पर, जैसे मान लो मैं थोड़े से निशान लगा के समझा देता हूं, दोनों तरफ अक्ष के ऊपर निशान लगा देते हैं और y अक्ष के ऊपर भी लगा देते हैं, ताकि निर्देशांक लिखना भी आप इसी में समझ जाओगे। जब आप ग्राफ पढ़ोगे तो ये और भी आसान हो जाएगा। इधर एक खाने का मान 1 लिया तो धनात्मक दिशा में ये काउंटिंग चलेगी, x अक्ष का मान धनात्मक हो गया, पीछे ऋणात्मक हो जाएगा। ऊपर की तरफ y का मान धनात्मक होगा, प्रत्येक खाने का मान 1 है इसलिए मैं काउंटिंग लिख रहा हूं, नीचे माइनस का होगा। इस प्रकार से एक समतल इन अक्षों के माध्यम से 4 भागों में बढ़ जाता है। 4 भागों में जो बढ़ता है, तो ये जो इसका पहला भाग होता है इधर बाएं पक्ष से, इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थ अंश, चौथे का हिस्सा, 4 भाग कर दिए, 4 भागों में से चतुर्थांश का ये पहला हिस्सा है, इसे कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश।
इसे कहते हैं तृतीय और इसे कहते हैं चतुर्थ। यानी 4/4 में ये पूरा समतल बढ़ जाता है 2 अक्षों के माध्यम से। देखिए इसके अंदर निर्देशांक के द्वारा हम किसी बिंदु की स्थिति को बताते हैं, यानी निर्देशांक, ये वैसे बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। निर्देशांक का वास्तव में अपने मौलिक जीवन में काम में लेते हैं, या मौलिक शब्दों में इसको क्या कहें, निर्देशांक किसी बिंदु की स्थिति को बताने वाला संख्याओं का समूह है। संख्याओं का ऐसा समूह है जो हमें किसी समतल के ऊपर किसी बिंदु की स्थिति को बता दे। जैसे देखिए निर्देशांक हमेशा क्रमित युग में लिखा जाता है, पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है। तो निर्देशांक को हम x और y के रूप में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई ये बिंदु अंकित करूं, यहाँ ये वाला, इस समतल में ये कोई बिंदु है और इसका यदि हमें एड्रेस पूछना है तो इसमें जो ग्राफ पढ़ते हो इसमें एड्रेस केवल निर्देशांक के होता है, बाकी लेटर के ऊपर एड्रेस अलग चीज होती है। सेम वही ये है, लेटर के ऊपर अपना पता होता है जहाँ किसी को पत्र पहुंचाना है, और इसमें बिंदु की स्थिति, इस बिंदु का हम पता बताएंगे। तो देखिए अक्ष के ऊपर से ऐसे चलते हैं तो ये बिंदु मिलता है 2 पर, अक्ष के ऊपर +2 में मिलेगा और y अक्ष के ऊपर ये 1 पर मिलेगा। तो मैंने क्या कहा, पहले x का मान फिर y का मान, तो x का मान यहाँ आ रहा है 2 और y का मान आ रहा है 1, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 2, 1। तो इस बिंदु की स्थिति को समतल के ऊपर ये निर्देशांक बता रहा है, इसलिए हम इसको ये कहेंगे। ये मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। अब आप किसी भी बिंदु की स्थिति कर सकते हो। x अक्ष के ऊपर भी बिंदु की स्थिति को अपन बता सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पर किसी बिंदु का आपको पूछूं कि इसका निर्देशांक बताओ, तो आप तुरंत बता सकते हैं। देखिए ये बिंदु जो है वो x अक्ष के ऊपर कहाँ है, तो x अक्ष के ऊपर तो 0 है, लेकिन y अक्ष का मान यहाँ पर +3 है, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0, 3। तो ये तो बात थी केवल चतुर्थांश की, ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। एक थोड़ा सा चिन्ह और देख लें। देखो x का मान इसमें प्लस में है, y का मान प्लस में है, तो अगर दोनों निर्देशांक प्लस में होते हैं तो वो निर्देशांक, वो बिंदु हमेशा प्रथम चतुर्थांश में होगा। इधर x का मान माइनस है और y का मान प्लस है, तो यदि माइनस प्लस की संख्या होगी तो वो द्वितीय चतुर्थांश में आएगी। और तृतीय का मतलब हो गया x का मान माइनस में, y का मान माइनस में। तो ऐसा लिखने से हम पता कर सकते हैं कि किसी भी निर्देशांक के चिन्ह लगा हुआ होगा तो हम तुरंत बता सकते हैं कि वो कौन से चतुर्थांश में आएगा। तो इसको देख लीजिए, x का मान प्लस, y का मान माइनस, यानी पहला मान प्लस का हो, दूसरा मान माइनस का हो। ऐसी स्थिति में वह बिंदु समतल के चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इस प्रकार अपन ये कर सकते हैं। अपन चर्चा करते आयत और वर्ग की। तो आयत और वर्ग जो आपको दिखाई दे रहा है वो केवल 2 ही अक्षों के अंदर होता है, लेकिन इसके अलावा जब अपन घन और घनाभ की चर्चा करेंगे तो उसमें देखो 3 अक्ष निकल करके आएंगे। उसके बारे में अपन देखो थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, फिर अपनी प्रश्नावली को आगे बढ़ाएंगे। देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं घनाभ का, चाहे वो घन हो या घनाभ हो, थोड़ा सा फर्क है। अक्ष तो उसमें 3 ही होते हैं दोनों में। जैसे मान लो घनाभ बनाने के लिए देखो आपको 6 आयतों को मिलाना पड़ेगा। ऐसे मान के चलिए यदि अपन 6 आयतों को एक निश्चित स्थिति में मिला करके और चित्र बनाया जाए तो हमें एक घनाभ का चित्र दिखाई देता है। घनाभ, ये घनाभ हो गया। अब देखिए अगर मैं 2 अक्ष बनाता तो ये चपटा नजर आता है बोर्ड की तरह, लेकिन ये उभरा हुआ नजर आ रहा है। और ये उभरा हुआ नजर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर 2 अक्ष नहीं 3 अक्षों का निर्माण किया है। कैसे? ये हो गया इसका, जैसे मान लो x अक्ष, ये ऊपर की तरफ मैं ले लेता हूँ लंबवत अक्ष, ये हो गया y अक्ष, और ये मैं ले लेता हूँ z अक्ष। ऐसे बन गया, देखिए इसलिए उभरा हुआ है। ये इसका मूल बिंदु है O, जहां पर तीनों अक्ष एक दूसरे को काट रहे हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, तीनों अक्ष 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे पर व्यवस्थित होते हैं। अब आप देखने में ऐसे लग रहा है कि सर ये तो 90 डिग्री है, लेकिन ये अधिक कोण दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हम इसको ऐसे दिखा नहीं सकते,
ये अक्ष ऐसे लंबवत है, ऐसे ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष ऐसे है। तो अपन बोर्ड पर ये दिखा नहीं सकते, इसलिए इसको ऐसे दिखाया गया है। और नहीं तो आप एक काम करना, जिस कमरे या हॉल में आप बैठे हो उस हॉल का कोना देखना आप, उस कोने को जब आप देखोगे तो आपको 3 अक्ष आराम से दिखाई दे जाएंगे, यानी वो प्रैक्टिकल हो गया। आप प्रैक्टिकल में किसी भी कमरे के ऊपर के कोने को, नीचे के कोने को, किसी को भी देखो तो कोने के अंदर से 3 एक्स निकलते हुए नजर आएंगे, एक्स एक्स, वाई एक्स, जेड एक्स। तो आप देख सकते हैं और नकल करके बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अभी अपन चर्चा करेंगे घन घनाभ में कौन कौन से अवयव होते हैं, कितने होते हैं, वो कैसे पता करें। तो ये हो गया। इस पूरी समतल को ये तीनों अक्ष अगर आगे पीछे बढ़ाए जाएं तो ये पूरा समतल उसके अंदर आ जाएगा। अब इनके अलग अलग नाम होते हैं। देखो अक्षों के नाम तो हो गए, ये तो हो गया एक्स एक्स, ये हो गया वाई अक्ष, ये हो गया जेड अक्ष। एक्स और वाई दोनों अक्षों से इस तल का निर्माण होता है, ये भाग निकल करके आता है। तो अपन इसको कहते हैं एक्स वाई तल। अगर तल के नाम से देखें तो एक्स एक्स और वाई अक्ष से बनने वाला जो तल है या भाग है उसको कहेंगे एक्स वाई तल। तो बताइए ये क्या होगा, ये वाई से और जेड से बना हुआ भाग है ये, तो अपन इसको लिखेंगे वाई जेड तल। और ये जो है ये बना है जेड से और एक्स से, तो इसे कहेंगे जेड एक्स तल। ये तो बात हो गई तल की। एक इसको फलक के नाम से भी जाना जाता है। तो एक्स और वाई के द्वारा जिस फलक का निर्माण होता है उसे कहते हैं एक्स फलक। इस भाग को क्या कहेंगे, एक्स फलक। और जो वाई और जेड से निर्मित होता है उसको कहते हैं वाई फलक। और जो जेड और एक्स से बनता है उसे कहते हैं जेड फलक। तो यहां देखो हमने 2 चीजें सीखी हैं। एक तो 3 भागों में अगर किसी समतल को अक्षों के द्वारा विभाजित कर दिया जाए तो हमारे पास 3 तल प्राप्त होते हैं, ये एक्स वाई तल, वाई जेड तल, जेड एक्स तल। फलक के रूप में बोलें तो ये फलक कहलाएगा एक्स फलक, ये वाई फलक और ये जेड फलक। एक चीज और है कि जब हमारे पास लंबाई चौड़ाई होती है तो आकृति हमारे पास आती है चपटी, केवल 2 ही विमाओं में आएगी, एक्स अक्ष या वाई अक्ष में। लेकिन अगर हम इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई शामिल कर दें तो हमारे पास ये 3 अक्ष काम में आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं इस एक्स अक्ष को लिख रहा हूं लंबाई के लिए, मान लो ये लंबाई के लिए है। वाई अक्ष को मान लेते हैं ये चौड़ाई के लिए है, और ये हो गया मान लो जेड अक्ष ऊंचाई का काम कर रहा है। अंग्रेजी में यदि अपन लिखेंगे तो लंबाई को L, चौड़ाई को B लिखा जाता है, ऊंचाई को H लिख दें। तो देखिए अपन इन अक्षों के फार्मूले निकाल सकते हैं। इससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि जब भी आप क्षेत्रफल निकालेंगे, चाहे वो किसी भी आकृति का निकाल देना, उसके अंदर क्षेत्रफल में हमेशा 2 राशियां गुना होंगी। क्षेत्रफल में हमेशा 2 राशियों का गुणनफल प्राप्त होता है। और यदि हमें किसी आकृति का आयतन ज्ञात करना है तो उसमें हमेशा 3 राशियां गुणा होती हैं। तो इसका एक ट्रिक हो गया, आयतन हमेशा 3 राशियों के गुणनफल से प्राप्त होता है और 2 राशियों के गुणनफल से हमेशा क्षेत्रफल होता है। चाहे हम उसको फिर 5-7 फलकों को जोड़ दें, वो बात एक अलग है। बाकी क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा 2 राशियों की आवश्यकता होती है। आप उसे कम से कम 2 कह सकते हैं। आयतन ज्ञात करने के लिए हमेशा 3 राशियों की आवश्यकता होती है। किसी भी सूत्र में आप देख लेना, या तो वो गुणा किया हुआ मिलेगा या घात के रूप में मिलेगा। यदि राशि जो हमें दे रखी है, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, त्रिज्या, ये सब राशियां होती हैं, उनमें यदि राशियों की घात 3 है, घात कह रहा हूं मैं, अगर राशियों की घात 3 है तो वो आयतन होगा, और राशियों की घात गुणा होने से 2 हो रही है तो वो क्षेत्रफल होगा। इसको मैं आपको
सूत्रों के माध्यम से भी बताऊंगा कि ये कैसे। कई बार क्या करते हैं, क्षेत्रफल की जगह आप आयतन के फार्मूले का प्रयोग कर लेते हैं, आयतन की जगह क्षेत्रफल का। तो पूछा है क्षेत्रफल, निकाल लिया आयतन, पूरा काम गलत, कोई मतलब ही नहीं निकलने वाला। इसलिए हमें क्या करना है, ये ध्यान रखना है। देखो ये मैं ट्रिक बता रहा हूं, क्षेत्रफल में हमेशा 2 राशि गुणा होती है, आयतन में हमेशा 3 राशियां गुणा होती हैं। अभी देखो क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं अभी क्षेत्रफल की चर्चा कर रहा हूं और अपने पास केवल आज जो ये मैंने चित्र बनाया है इसमें केवल फलक की चर्चा हो रही है। तो हमारे पास यहां पर देखो 3 फलक आ गए, राशियां 3 हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इन तीनों फलकों के लिए जो यदि क्षेत्रफल का यदि अपन फार्मूला बनाएं तो वो क्या होगा। तो देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, एक बताऊंगा, दूसरा समझ में आ जाएगा आपको। नंबर 1, यदि आपसे कहा जाए x फलक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, x फलक का क्षेत्रफल, तो ध्यान देना x फलक ये होता है। अब x फलक में कौन से x काम में आए, x अक्ष और y अक्ष। x अक्ष को मैंने राशि के लिए लिखा है लंबाई और y अक्ष को लिखा है चौड़ाई। तो 2 राशियां गुणा करनी है, तो गुणा कौन कौन होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो x फलक का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी L इंटू बी। चलो ये भी लिख देता हूं, L इंटू बी। नंबर 2, अब यदि आपसे पूछा जाए y फलक का क्षेत्रफल बताइए, तो आपको तो y फलक की पहचान याद होनी चाहिए, ये y फलक है। तो y फलक किससे बना है, चौड़ाई से, और ये ऊंचाई से। तो जैसे अपन चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा करेंगे, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो हमारे पास y फलक का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखो 2 राशियां गुणा हो रही है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं b इंटू एच। और तीसरे नंबर पर आ गया हमारा z फलक का क्षेत्रफल। यदि हमें z फलक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो अब रटने की आवश्यकता नहीं है, खुद लिख सकते हैं। z फलक बनाने के लिए हमें z अक्ष यानी ऊंचाई की आवश्यकता होगी और x अक्ष यानी लंबाई की आवश्यकता होगी। तो क्या क्या गुणा हो जाएगा, ऊंचाई गुणा लंबाई, ऊंचाई गुणा लंबाई यानी h इंटू एल। इस प्रकार अपन ये x फलक, y फलक और z फलक के क्षेत्रफल को लिख सकते हैं या उनका फार्मूला बना सकते हैं। तो शायद आपको देखो ये बात समझ में आई होगी, 3 फलक हैं। अब हमें ये भी देखना है कि घन में भी 3 अक्ष होते हैं और घनाभ में भी 3 अक्ष होते हैं। फर्क क्या है, देखिए घन बनाने के लिए घन जो बनता है वो आयत से बनता है, सॉरी घनाभ जो बनता है वो आयत से बनता है और घन हमेशा वर्ग से बनता है। कहने का मतलब कि घनाभ जो होता है उसके प्रत्येक फलक आयताकार होते हैं। देखिए ये घनाभ बनाया मैंने, तो इसके देखो 6 फलक होते हैं। फलक का मतलब होता है पृष्ठ। जैसे कोई हॉल या कमरा देख लेना आप, उसमें जो पृष्ठ दिखाई देंगे वो कौन कौन से होंगे, 4 तो दीवार, एक छत, एक फर्श, यानी इसके 6 फलक हो गए। और आमने सामने के फलक हमेशा बराबर होते हैं। ये दीवार इस दीवार के बराबर होगी, ये दीवार उस दीवार के बराबर होगी, छत फर्श के बराबर होगा। इसका मतलब 2-2 फलक आपस में सेम होते हैं। ऐसे ही देखिए घनाभ के अंदर क्या बनता है, लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है इसकी, और ये ऊंचाई के रूप में भी होता है। तो जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो तो वो 100% घनाभ होगा। ठीक है, तो घनाभ में, घनाभ बनाने के लिए जो मेन आकृति काम में आती है वो आती है आयत। 6 आयतों से मिलकर के एक घनाभ बनता है। वैसे ही इसके अगर 6 फलक वर्गाकार बना दिए जाएं तो घन का निर्माण हो जाएगा। तो हमने एक नई बात यहां से ये और सीखी है। ये तो हो गया घन और ये हो गया घनाभ। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, कहने का मतलब आयत से बनता है। और इसमें घन के अंदर सारी भुजाएं समान होती है और समान भुजा के लिए हमेशा वर्ग का उपयोग होता है। तो घन का निर्माण हमेशा 6 वर्गों से मिलकर के बनता है। आयत से मिलकर के बनता है घनाभ,
और वर्ग से मिलकर के बनता है घन। तो क्लियर सी बात हो गई, घन का संबंध वर्ग के साथ होता है, तो सूत्रों का संबंध वर्ग के सूत्र से होगा, और घनाभ का संबंध आयत के साथ होगा। तो आज मैं कुछ फार्मूले वो बताने जा रहा हूं जिनका हमें काम में लेना होगा, जिनको अपन ये कह सकते हैं कि मूल फार्मूले हैं, जो छोटी कक्षा से अब तक आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन फार्मूलों को देखो मैं यहाँ लिख रहा हूं और उसका स्क्रीनशॉट भी आपको दे देंगे, इनको आप जरूर याद करना। और जैसे ही अगर उन फार्मूलों को आपने याद कर लिया तो ये मान लीजिए कि आपके लिए घन, घनाभ, शंकु, बेलन, ये सब गोले वगैरह सब एकदम सरल हो जाएंगे और उन सूत्रों को रटना नहीं पड़ेगा। तो कुछ फार्मूले मैं बता रहा हूं जो आपको याद रखने, और है भी आपको याद रखने के हैं। नंबर 1, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। और ध्यान रखना, क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग इकाई होती है और आयतन की इकाई हमेशा घन इकाई होती है। फिर इसी के साथ आयत का ले लेते हैं, आयत का परिमाप ये होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर लेते हैं वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है भुजा स्क्वायर। फिर ले लेते हैं वर्ग का परिमाप ये होता है 4 गुणा भुजा। फिर ले लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर। पाई यहां पर 22/7 या 3.14 होता है, आर यहां त्रिज्या होती है। इसी के साथ ले लेते हैं अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल। अर्ध नाम आधे का होता है तो 1/2 लिख दो और आगे पाई आर स्क्वायर। 7वां फार्मूला है वृत्त की परिधि 2 पाई आर। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, अर्ध वृत्त की परिधि। ये लिखते समय आप लोग गलत करते हो, तो वो कैसे बनती है उसके लिए देखो मैं पहले आपको एक छोटा सा चित्र बता दूं, फिर ये फार्मूला लिख दूंगा। अर्धवृत्त का मतलब होता है जो व्यास के ऊपर आधा ऊपर बना हुआ, वृत्त का आधा भाग होता है, ये व्यास हो गया। तो यहां से लेकर यहां तक इसकी त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या आर हो गई, इधर ये त्रिज्या आर हो गई। तो हमें पता चल गया कि ये व्यास हो गया। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है यानी 2r। और आपको पता है कि पूरे वृत्त की जो परिधि थी वो 2 पाई आर थी। इसका मतलब पाई आर ऊपर का हिस्सा रह गया, पाई आर नीचे रह गया। अब यदि दौड़ लगाने के लिए कहा जाए, ऐसा कोई फील्ड हो, मैदान ऐसा हो जिसके चारों ओर क्या करना है, चक्कर लगाना है एक, तो एक चक्कर लगाने के लिए वो व्यक्ति क्या होगा, यहां से शुरू होगा, ए से बी तक आएगा, तो उसने दूरी कितनी तय की, 2r। और फिर ये अर्धवृत्त के ऊपर घूमेगा ऐसे बाउंड्री पर, तो उसकी दूरी हो जाएगी पाई आर। जैसे ही अपन 2r और पाई आर को जोड़ देंगे तो अर्धवृत्त का परिमाप आ जाएगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप कई बार आप क्या करते हैं, आधा कर देते हैं पाई आर। इसको भी तो आधा किया है, इसको यदि आधा कर दिया तो गलत हो गया। इस चित्र से समझ में आएगा, इसका अर्धवृत्त की परिधि होगी पाई आर और प्लस 2r। चाहो तो आप इसमें से r कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा पाई प्लस 2। ये अर्धवृत्त की परिधि होगी। विशेष याद रखना, कई बार ये बोर्ड में पूछा गया है और गणना के कारण ये गलत हो जाता है। तो ये चित्र से मैंने आपको बता दिया, ये मैं मिटा देता हूं यहां, और चाहो तो आप इसका चित्र यहां बना देता हूं ताकि स्क्रीनशॉट में आपको मिल जाए। ये अर्धवृत्त है, ये O, ये त्रिज्या R है, ये B, ये भी R है, ये पूरा मान हो गया 2r, और ये जो परिधि का भाग है ये हो गया पाई आर। इस प्रकार अर्धवृत्त का परिमाप होता है। थोड़े फार्मूले और ले लेते हैं जो कई बार काम में आते हैं।
जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल तब काम आएगा जब हमारे पास ऊंचाई हो, तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। फिर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का हीरोइन का सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी हीरो के सूत्र से वो होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और इस पूरे का अंडर रूट, जहां S अर्ध परिमिति होती है, यानी तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 का भाग दे दिया जाए तो S का मान निकल जाता है। ये बहुत सारे काम में आते हैं। एक जैसे चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और इसका फार्मूला होता है 2 गुणा ऊंचाई गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहां ध्यान देना, इसी का एक फार्मूला और बनता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। देखिए हमने एक फार्मूला यहां देखा था आयत के परिमाप का, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका मतलब ये परिमाप हो गया। तो अपन क्या करेंगे, इस 2 को और लंबाई प्लस चौड़ाई को अगर एक जगह कर लिया जाए तो इसकी जगह तो बन जाता है परिमाप, यानी परिमाप गुणा क्या बच गया, ऊंचाई। अगर परिमाप को ऊंचाई से गुणा कर दिया जाए तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो आज अपन ये नॉर्मल जो फार्मूले आपने पहले शुरू से कक्षाओं में पढ़ते हुए आए हो, उनको याद दिलाने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है। और एक आप इसमें ये ध्यान रखोगे कि जो पाई होता है उसका मान या तो होता है 22/7 या होता है 3.14। कई बार ये काम में आते हैं। वैसे पाई को अगर डिग्री में देखा जाए तो पाई का मान 180 डिग्री होता है। ये भी आप थोड़ा सा याद कर लें। पाई को जब आप क्षेत्रफल के अंदर काम में लेते हैं पाई का मान, तब तो पाई का मान 22/7 या 3.14 लेते हैं। लेकिन वैसे अगर कोणों के लिए काम में लें पाई को, तो पाई जो होता है वो 180 डिग्री के कोण को रिप्रेजेंट करता है। पाई होता है 180 डिग्री, जिसे रेडियन पद्धति में व्यक्त करने के लिए या साष्टिक पद्धति में व्यक्त करने के लिए आपको बदलना पड़ता है, जो 9th में आपके आया हुआ है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और एक थोड़े से मान अगर याद कर लें तो और भी अच्छा है। √2 ये होता है 1.414, √3 1.732। ये कुछ मान कई बार गणना करने के लिए काम में आ जाते हैं। तो इस प्रकार अपन आज ये चैप्टर लेंगे। आज केवल सूत्रों से संबंधित और अक्षों से संबंधित मैंने चर्चा की, इसमें आप इसको जरूर पढ़ें, देखें। आगे आपको मैं घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, ये जो भी हैं उनके इन सूत्रों के माध्यम से सूत्र बनाने का तरीका बताऊंगा। प्रश्नावली तो अपन बाद में लेंगे, कब आयतन ज्ञात करेंगे, कब क्षेत्रफल होगा, ये सारी ट्रिक होती है। क्योंकि अब आप आगे की कक्षाओं में जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपके फार्मूले डायरेक्ट अप्लाई नहीं होंगे। जब तक आकृति की पहचान नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इसको डीपली समझना जरूरी है, गहराई से समझें, तब जा करके होगा। फिर सूत्र भी आप खुद बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज अपन इस वीडियो में इतना ही लेते हैं। नया अगले वीडियो में लेकर के आपके साथ फिर शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।